नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। सूजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित होने वाले सूजसी बुलेटिन की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले 23 नवंबर 2022 के सूजसी बुलेटिन के अंक में क्या प्रकाशित हुआ, उन सभी विषयों पर बातचीत के लिए हाजिर है। जी सभी को नमस्कार दोस्तों। प्रवीण, चित्रा, जाट, बीकानेर, सैंडी वर्मा, प्रणाम सभी को, नवी गुरु, राम राम साहब। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि महात्मा गांधी के किसी कोट से हम लोग हमेशा क्लास की शुरुआत करते हैं इसमें, और जो नियम बाहरी स्वच्छता के लिए है वही आंतरिक के लिए भी है। लोग बाहर की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन आंतरिक मन को कैसे स्वच्छ किया जाए इसके बारे में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। किस प्रकार अंतर मन को स्वच्छ रखा जाए। अगर अंतर मन स्वच्छ नहीं है तो बाहरी दिखावे से, बाहरी स्वच्छता से कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो जो नियम बाहरी स्वच्छता के लिए है वही आंतरिक स्वच्छता के लिए भी लागू होते हैं। जितनी बाहर की स्वच्छताओं को रखने के लिए हम समय खराब करते हैं, जितना भी हम समय उसको देते हैं, वैसा ही समय हमको आंतरिक मन और आंतरिक आत्मा को स्वच्छ रखने के लिए करना चाहिए। यही महात्मा गांधी का कहना था और ये जीवन का सच भी है। हाँ जी, चलिए सर, रात वाली क्लास के लिए 1000 मैसेज किए आपके पास, जरूर तो वो आ जाएगी। किसी इश्यू की वजह से नहीं हो पाई है क्लास, और उसका टाइम थोड़ा सा जो है वो हो नहीं पा रहा सेट, इस वजह से हुई नहीं थी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, कृषि उपज मंडी में 12.35 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है उन सभी पर बातचीत हम लोग आपसे करने वाले हैं। पहली बातचीत है, कृषि विपणन राज्य मंत्री ने कहा राज्य सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विपणन राज्य मंत्री कौन है? मुरारी लाल जी मीणा है। उन्होंने कहा प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार किसानों को सशक्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से कई अभूतपूर्व निर्णय लिए जा रहे हैं। अब आपको यहां लग रहा होगा कि क्या सवाल बन सकता है। देखिए, जो आरएस भर्ती मुख्य परीक्षा है उसकी दृष्टि से यहाँ छोटे छोटे बिंदु जो हैं वो उठाकर सवालों में पुट किए जा सकते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। इसलिए आपके पास यहाँ पर पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ जी। यहां पर मीना ने बुधवार को कुमारती स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में 12.35 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का क्या किया? शिलान्यास किया। और कोरोना महामारी के दौरान महात्मा गांधी मनरेगा योजना से प्रदेश के गरीब तबके को बहुत संबल दिया। और इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, आपको पता है 9 सितंबर 2022 को आरंभ की गई। और इसके पास पास जो है, यानी घर के आसपास ही उसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसी शुरुआत यहां पर की जा रही है। ठीक है, हाँ जी सर। इंडिया का करंट अफेयर भी इसी क्लास में पढ़ा दो आप जरूर। नया जी, बातचीत इस पर देखते हैं, जैसा भी विचार बनता है सुबह की या शाम की जो भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के हर वर्ग का भला हो, इसके लिए जनहित में निर्णय लेकर उनकी क्रियान्विति क्या की जाए? सुनिश्चित की जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि राज्य के निवासियों को सेवाओं और गुणवत्ता एवं संबंध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या है? कहना है। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए राजस्थान सरकार राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 क्या करने वाली है? लेकर आने वाली है। और इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का संबंध किस विभाग से, आपको यह समझना है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि प्रशासन में पारदर्शिता हो गई, प्रशासन में पारदर्शिता और जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए यह लाई जा रही है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह राजस्थान का जन अभियोग निराकरण विभाग जो है वो क्या कर रहा है? इस पर पूरा काम कर रहा है। तो यह जन अभियोग निराकरण विभाग जो राजस्थान सरकार का, उससे इसका संबंध है। प्लस इसके सुझाव जो आमंत्रित किए गए थे, अब उसकी अवधि जो है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है सरकार के द्वारा। यानी 30 नवंबर तक आप इन प्लेटफॉर्म पर जाकर राजस्थान सरकार को इसके संदर्भ में अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके बाद में और अगर बातचीत की जाए तो और क्या क्या है जरा देखिए। इसके बाद में आया है, यहां लिखा है 2400 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा, गांव गांव पहुंच रही है सड़कें। 880 करोड़ रुपए की लागत से 543 ग्रामीण सड़क जो है वो क्या करेंगे? गांव इससे जुड़ेंगे। गांव की तस्वीर बदल गई है, ऐसा जयपुर जिले के कुछ निवासियों को कहना है। सड़क से जुड़ने के बाद
सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की मुख्य कड़ी है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान में सड़क तंत्र को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव ढाणी तक पक्की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की एक भी बस्ती सड़कों से जुड़ने से वंचित नहीं रहे। राज्य सरकार ने बीते लगभग 4 वर्ष में प्रदेश के 543 गांवों को सड़कों से जोड़ा है। यहां आज तक सड़क की सुविधा नहीं थी, ठीक बात है। 2019-20 में राज्य में बजट में 1009 गांवों को चरणबद्ध रूप से सड़कों से जोड़ा गया। प्रथम चरण में 330 गांवों के लिए सड़क निर्माण का कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया। अगस्त 2022 तक राजस्थान सरकार ने सड़कों के मामले में क्या किया है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहां है अगस्त 2022 तक 880 करोड़ रुपए की लागत से 543 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में 14 गांव तक सड़क बिछाने का कार्य प्रगति पर है। ये जयपुर के बारे में कहा जा रहा है। और यहां लिखा है अब तक शेष 367 गांवों के लिए अंतिम चरण में सड़क संपर्क विकसित किया जाएगा और इस चरण में सड़कों का निर्माण 2023 तक क्या होगा, पूरा होना प्रस्तावित किया है। यानी राजस्थान के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों को राजस्थान में सड़कों के माध्यम से जोड़ने का जो सरकार का मिशन है उसको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद में जोधपुर में जन कल्याण के लिए स्थानीय प्रशासन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में जन कल्याण के स्थानीय प्रशासन का क्या किया जा रहा है, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनके समाधान के लिए प्रशासन जो है वो सहयोग कर रहा है। 140 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र देगी सरकार। राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी सुशासन के लिए आवश्यक कदमों के क्रम में जोधपुर में स्थानीय प्रशासन ने 140 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता दी है। इसके लिए बुधवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता ने जो है वो विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। तो ये सब कार्य कहाँ हो रहे हैं, जोधपुर के अंदर हो रहे हैं। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा जो है वो परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल यहाँ से बन नहीं रहा है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, राजीविका महिला समूह सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया, तो ये सीकर में आयोजित किया गया राजीविका के द्वारा। यहाँ है राजीविका से समूह से जुड़ी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव मदद का प्रयास कर रही है। इसके लिए समूहों को तैयार किया जा रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट उनको किस नाम से उपलब्ध करवाए जाए, प्लस कौन कौन सी ऐसी चीजें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद्र मीना ने सीकर में राजीविका की महिलाओं के साथ समूह संबल संवाद एवं आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की। देखिए राजीविका के माध्यम से ये पंचायती राज विभाग समय समय पर महिलाओं के लिए अलग अलग इस प्रकार की विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है मेरे दोस्तों। और ये पंचायती राज विभाग अलग अलग जिलों में महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह चलाती है, जो राजीविका से जुड़ी हुई है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक जिले में इस विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। चलिए इसके बाद में यहां पर बात करते हैं। इधर यहां पर एक छोटी सी खबर हनुमानगढ़ जिले के बारे में। सड़क सुरक्षा समिति हनुमानगढ़ जिले में बनाई गई है जो कि क्या करेगी, स्थानीय क्षेत्र के 10 ऐसे प्रमुख स्थानों को वहां पर चिन्हित किया है जहां पर सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। उनसे लोगों को निजात दिलाने के उन स्थानों को क्या किया गया, चिन्हित भी किया गया। और इसके अलावा सरकार जो है वो उन पर दिशा निर्देश भी जारी कर रही है कि भाई ऐसा यहां पर दुर्घटना होने की सबसे ज्यादा संभावना है। आज के पूरे पेपर को पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, उसमें से एक सवाल है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, वो आपके सामने है। हाँ जी, तो यहां ध्यान रखना, राजस्थान आवासन मंडल जो है ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और ये आपको इस क्लास से पहले किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा और आज के बाद ये सब क्लासों में आएगा, क्योंकि ये सुजस बुलेटिन में अभी तक प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। राजस्थान आवासन मंडल लगातार दूसरे साल स्कोच गोल्ड अवार्ड जो है वो जीतने वाली संस्था बन चुकी है। तो दोबारा से ध्यान रखिएगा, राजस्थान आवासन मंडल को यह स्कोच अवार्ड दूसरे साल भी क्यों दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नवाचारों एवं कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। पीछे अभी वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें यहां से सवाल पूछा गया है, फिर किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहां याद कर लीजिएगा कि अभी स्कोच गोल्ड अवार्ड किस संस्था को दिया गया, राजस्थान में हाउसिंग श्रेणी में जो है वो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। मंडल को लगातार दूसरे वर्ष ये सम्मान अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा के अनुसार यह उपलब्धि मंडल की टीम के सामूहिक प्रयासों एवं मेहनत का परिणाम है। इस सफलता के लिए बोर्ड के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। विगत वर्षों में बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन एवं ई ऑक्शंस जैसे नवाचारों के लिए 16,000 से अधिक अधिशेष संपत्तियों का निस्तारण किया गया है। कोचिंग हब, विधायक आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना,
यहां पर लिखा है AIS व SS रेजिडेंसी, इसके अलावा जयपुर चौपाटी जैसी परियोजनाएं सफलतापूर्वक क्या कर दी गई है, लागू कर दी गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए यह अवार्ड इनको क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। वो IBN अवार्ड के बारे में पूछा गया था वन रक्षक भर्ती परीक्षा में, तो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। ये स्कोच गोल्ड अवार्ड है और मुझे लगता है कि ये अगली बार किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार 2 वर्ष स्कोच गोल्ड अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी बिल्डिंग जैसे मटेरियल के लिए, यानी बिल्डिंग जैसे काम करने के लिए, आवासन जैसे काम करने के लिए, यानी चाहे प्रतापनगर में कोचिंग हब की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षक प्रहरी योजना को स्थापित करने की बात हो, इसके अलावा जयपुर चौपाटी का निर्माण करने की बात हो, या फिर विधायक आवास बनाने की बात हो, ये तमाम व्यवस्थाओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल को यह व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद में अगर अगली बातचीत हम करें तो यहां पर आपके सामने है मेरे दोस्तों, सहकारी क्षेत्र के उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। यहां पर लिखा है राज्य सरकार प्रदेश में नए सहकार सुपर स्टोर खोलने की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता निगम की 47वीं वार्षिक जो बैठक हुई उसमें इस प्रकार की चर्चाएं हुई थी। तो दोबारा सुनिए, यहां पर लिखा है राज्य सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से उपहार ब्रांड का अधिक विस्तार करेगी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के क्रम में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। रजिस्ट्रार सहकारिता व कॉन्फेड के प्रशासक श्री मेघराज सिंह रत्नू ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में उपभोक्ता सेवाओं का विस्तार कर कॉन्फेड के उपहार ब्रांड जो है उसके गुणवत्तापूर्ण उत्पाद लोगों को घर बैठे उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी भाई सहकारिता विभाग भी अब जैसे अमेजन काम करती है, जैसे फ्लिपकार्ट काम करती है, जैसे ये ऑनलाइन जितनी भी संस्थाएं हैं ये काम करती है, ठीक उसी प्रकार इसकी भी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सहकारिता विभाग ऑनलाइन जो है वो उपहार ब्रांड से अपने उत्पाद जो है वो क्या करती है, बेचती है, और इसके लिए नए सुपर स्टोरों का क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, जैसे अमेजन कंपनी है इसके भी सुपर स्टोर है, फ्लिपकार्ट है, जितनी भी ऑनलाइन ब्रांड की कंपनियां हैं इनके पास जो सुपर स्टोर है, यानी जहां पर सबसे ज्यादा इनका जो सामान है वो रहता है, ठीक उसी प्रकार जो है वो उपहार ब्रांड से नाम के कॉन्फेड के उपहार ब्रांड जो है सहकारिता विभाग के अंदर आता है, और उसके माध्यम से ऑनलाइन संचालन होगा और नए सुपर स्टोर इनके माध्यम से खोला जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार स्टोर खोलने के लिए कॉन्फेड को रियायती दर पर क्या करेगी, जमीन भी आवंटित सरकार कराने वाली है। इसके बाद है कॉन्फेड सदस्यों को 7.5% लाभांश। रजिस्ट्रार श्री रत्नू ने कहा कॉन्फेड की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में बताया कि कॉन्फेड ने वर्ष 2021-22 में 15.93 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस अवधि में कॉन्फेड का कुल टर्नओवर जो है वो 1457.84 करोड़ रहा है। इसके लिए कॉन्फेड के सदस्यों को 7.5% लाभांश का वितरण भी किया जाएगा। यानी राजस्थान सरकार, देखिए प्राइवेट ऑनलाइन कंपनियां कितना पैसा कमाती होगी, आप अंदाजा लगाकर देखिए। जब सरकार की एक कंपनी है उसके माध्यम से उपहार ब्रांड नाम से जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनको वर्ष में 15.93 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित हुआ है, और इतने करोड़ रुपए का उन्होंने सालाना क्या किया है, टर्न ओवर किया। इसीलिए कॉन्फेड के जितने भी सदस्य हैं उनको 7.5% लाभांश जो है वो सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं हूं एक पुलिस मित्र, यह मेरी अनोखी पहचान, यह जिम्मेदारी एक सम्मान, हमारे सामूहिक प्रयास से सुरक्षित है हमारा राजस्थान। ये मैं हूं एक पुलिस मित्र, तो पुलिस मित्र जैसी व्यवस्था राजस्थान में शुरू है, और यह पुलिस थाना पिंपल खूंट के अंतर्गत जो है वो इस प्रकार की शुरुआत है। तो आपको पता होगा पुलिस मित्र व्यवस्था राजस्थान में संचालित है, जहां गांव में रक्षा जो है वो पुलिस मित्रों के माध्यम से जो है वो की जा रही है। चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो से रिलेटेड हो या गांव की सुरक्षा से संबंधित हो, ये पुलिस मित्र जो है राजस्थान सरकार और एसीबी की क्या करते हैं, मदद करते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद में और बातचीत करते हैं आपके साथ। दौसा ऑनलाइन सेवाओं के लिए 397 ई मित्र प्लस मशीनें स्थापित की गई है। औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी दक्षता जरूरी है। राजस्थान में तेज गति से औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी दक्षता की खासी जरूरत है। राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित उद्योगों की मांग के अनुसार मैन पावर तैयार करने पर जोर दे रही है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन श्री राजीव अरोड़ा ने यह बात कही है। अरोड़ा ने टेक्सटाइल, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, ब्लू पोट्री जैसे जो क्षेत्रों में दक्ष और विशेषज्ञ कामगार तैयार करने में आवश्यकता है। प्रदेश के उद्योगों को विश्व स्तरीय नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने
और इस नई तकनीक पर कार्य करने के लिए कुशल इंजीनियर, कामगार एवं तकनीशियन तैयार करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाए जाने की क्या कही है, बात कही है। जो लोग यहाँ काम करते हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दक्षतापूर्ण बनाया जाए, इसके लिए राजस्थान में उद्योग विभाग की जरूरत है। और राजसिको के जो चेयरमैन है राजीव अरोड़ा जी, उन्होंने इस बात की बात कही है। अभी अंतरराष्ट्रीय मेला जो आयोजित हो रहा है मेरे दोस्तों प्रगति मैदान दिल्ली में, उसका उद्घाटन भी राजीव अरोड़ा ने किया था। इन सेंटर में विश्व की नामी तकनीकी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा 3 वर्ष तक संचालन एवं रख रखाव की सभी सेवाएं एक निजी कंपनी के माध्यम से उपलब्ध होगी। प्रत्येक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की कुल लागत 150 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 20% राशि और लगभग 30 करोड़ रुपए प्रति सेंटर भुगतान किया जाएगा। यानी एक्सीलेंसी सेंटर बनाकर लोगों को जो है वो प्रशिक्षण इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसके बाद में केंद्रों के लिए भवन सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं राज्य सरकार भी जो है वो क्या करेगी, इसमें हेल्प करेगी। वो सभी सुविधाएं राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। तो चलिए इन सभी बातों को आप लोग देखिए जरा एक बार। मैं फिर यहां से कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपके सामने वापस रख देता हूं। ये देखिए, अभी मैंने बात की थी लाख की चूड़ियां एवं अन्य वस्तुओं के आकर्षित किया। यहां पर ये जो बनाया जा रहा है सब, ये कौन से मेले का दृश्य आपके सामने है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जिसका आयोजन किया जा रहा है, वहां पर ऐसा नजारा आप लोग देख पा रहे हैं। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय जो मंडल है या भारतीय जो पेवेलियन है उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं राजस्थान से रिलेटेड वहां पर रखी गई है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस पेवेलियन का उद्घाटन जो है वो राजसिको के चेयरमैन जो है उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ जी। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैंने बता दिया। आज के ई सूजस बुलेटिन से जो है वो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदु यहां से उठाए जा सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ वनडे एग्जाम में एक सवाल यहां से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो है ही कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया, इसमें राजस्थान की पेवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। और इसी पेवेलियन में 18 नवंबर को राजस्थान दिवस भी क्या किया गया था, मनाया गया था। तो राजस्थान दिवस कब मनाया गया इस पेवेलियन के अंतर्गत। प्लस दूसरी बात यानी अंतरराष्ट्रीय मेले में राजस्थान दिवस कब मनाया गया। दूसरा सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन या राजस्थान की जो पेवेलियन है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, दूसरा सवाल। इसके बाद में वनडे एग्जाम का दूसरा सवाल मैंने बताया आपको, वो है आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है राजस्थान आवासन मंडल के बारे में। यानी स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाल ही में किस संस्था को राजस्थान में प्रदान किया गया, तो आप बताओगे राजस्थान आवासन मंडल को प्रदान किया गया। अब उसके बाद में कॉन्फेड जो है वो अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट किस नाम से बेचती है, तो आपको उसका नाम बता देना है कि उपहार जो ब्रांड है इस उपहार ब्रांड के नाम से क्या करती है, बेचती है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, सारा मामला तो सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। और सहकारिता विभाग जो है वो नए सुपर स्टोर खोलने वाली है किसके लिए, ई कॉमर्स अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए अपने नए सुपर स्टोर जो है वो खोलने वाली है। फिर है एक मैं एक हूं पुलिस मित्र या पुलिस मित्र जैसी पहल कौन से राज्य में हाल ही में संचालित है, जिसमें ग्रामीण सुरक्षा और ग्रामीण जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, किसकी सहायता ली जा रही है। तो राजस्थान में मैं हूं एक पुलिस मित्र, इस प्रकार की पहल राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा आपसे क्या सवाल यहां पर पूछा जा सकता है, यहां पर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, यहां से जोधपुर में जन कल्याण के लिए अभी हाल ही में पाक विस्थापितों को, फिर मैंने बताया राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 राजस्थान विधानसभा में लाया जा रहा है। इसका संबंध किस विभाग से, तो जन अभियोग निराकरण विभाग से इसका संबंध है। इसके बाद में कृषि उपज मंडियों को राजस्थान सरकार जो है वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है, और सड़कों की गांवों से जुड़ने वाली जो सड़कें हैं उसमें राजस्थान की क्या स्थिति है, इस पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम सवाल सूजस ई बुलेटिन के संदर्भ में थे। अब जो समय बचा है उसमें मैं आप लोगों को एक बात और रिवाइज करा देना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास अक्टूबर महीने की क्या है, सूजस है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। जितना समय हमारे पास बचा है, राजस्थान सूजस अक्टूबर 2022, ये एक मासिक पत्रिका है और इस पत्रिका का विशेषांक जो है वो है लोक संस्कृति विशेषांक, यानी राजस्थान की लोक संस्कृति जो है उसके बारे में आपसे इसमें से सवाल बन सकते हैं। ये भी राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती है। तो चलिए इसमें क्या कुछ है जरा देखिए। गौरी क्या चीज है, अगर आपसे पूछे तो इससे बेस्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होने वाली गौरी लगभग, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लेते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सब गौरी के दृश्य हैं, ये वाला और ये वाला, ये सब गौरी के दृश्य हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा।
देखो यहां पर गौरी के बारे में क्या लिखा गया, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होने वाली गौरी लगभग 1.25 महीने तक मेवाड़ भर में खेली जाती है। यह सवाल पूछा गया है कि गौरी जो लोकनाट्य है उसका संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, तो आपको जवाब देना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से गौरी का संबंध है। चलिए इसके बाद में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में गौरी का अच्छा खासा प्रचलन है। यह मेवाड़ के आदिवासियों का एक लोक नृत्य है जिसमें सामाजिक संदेश होते हैं। प्रदेश और देश में सुख, शांति और खुशी की कामना के लिए गौरी का आयोजन हर साल किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गौरी में भाग लेने वाले लोग 1.25 महीने तक अपने घर और परिवार को त्याग देते हैं। ये लोग नंगे पांव रहते हैं, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। गौरी मंचन में लगभग 9 अलग अलग कहानियां नृत्य और गीतों द्वारा बताई जाती है। और ये अगर सवाल मुख्य भर्ती परीक्षा राजस्थान के आरएस जैसी परीक्षा में आता है और आपको क्या करना है, ठीक है, हाँ जी, तो आपको इतना अगर जवाब दे दिया तो आपको अंक बहुत अच्छे मिलेंगे। एकदम स्ट्रिक्ट बात इसमें सारी लिखी गई है। आपसे पूछा जाएगा गौरी, इतना ही लिखेगा आरएस मुख्य भर्ती परीक्षा में, वो लिखेगा गौरी, तो आप लोगों को क्या जवाब देना है। इसको और ज्यादा शॉर्ट भी किया जा सकता है, वरना इतना भी लिखोगे तो भी पूरा जो है वो 50 वर्ड का आपके पास एक जो है वो बन गया है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होने वाली है ये गौरी, और किस क्षेत्र में खेली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है। और यह एक लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना। और सामाजिक संदेश इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इस सामाजिक संदेशों के माध्यम से प्रदेश भर में सुख शांति की कामना की जाती है। और ये लोग जो है वो 1.25 महीने तक अपने घर नहीं रहते और नंगे पांव एक गांव से दूसरे गांव चलते रहते हैं। और दिन में एक ही बार ये क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और जिस गांव से इस गौरी का आयोजन आरंभ होता है वही गांव इसका क्या करता है, खर्चा वहन करता है। ये भी आप लोगों को मालूम होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं और आगे। ये देखिए गौरी जो लोक नाट्य है, लोक नृत्य जिसको अपन कह रहे हैं, लोक कला है राजस्थान की, इसमें इस प्रकार के विभिन्न खेल जो है वो खेले जाते हैं। ये राजस्थान संपर्क एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा कालबेलिया नृत्य के संदर्भ में भी फोटो यहाँ पर आपके सामने प्रकाशित है। अब इस पूरी पुस्तक में हम कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन कर सकते हैं, लोक जीवन के बारे में। राजस्थान स्कूल शिक्षा द्वारा खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, ये जो आयोजन किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन से विभाग के द्वारा किया गया, तो शिक्षा विभाग प्लस क्रीड़ा परिषद जो है उन सभी के माध्यम से इसका आयोजन जो है वो किया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कब हुआ, इसके अलावा जो सद्भावना गांधी जी के जन्म दिवस पर आयोजित की गई सबसे बड़ी सभा जो कि विश्व रिकॉर्ड बना, आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, इसके अलावा तमाम जानकारियां जो है उन सभी पर राजकीय संग्रहालय जैसलमेर जो है उसके बारे में भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर रोजाना हम आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। आज की सूजस बुलेटिन की क्लास को मैं यही विराम देता हूं, क्योंकि ठीक 4 मिनट बाद आप लोगों से वापस मुझे मुलाकात करनी है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।